चलिए, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। तो उसको एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम हो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम हो तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होते हैं। अर्थात त्रिभुज एबीसी में यदि भुजा एबी भुजा एसी के सर्वांगसम हो, भुजा एबी सर्वांगसम भुजा एसी, तो कोण बी भी कोण सी के सर्वांगसम होगा। इसको समझिए जरा। जैसे यह त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में ये भुजा एबी और भुजा एसी की लंबाई अगर समान हो, मतलब कोई बोल दे कि भुजा एबी भुजा एसी के बराबर है, और उसके बाद फिर वो आपसे बोले कोण बी का मान 60 अंश है, तो बताओ कोण सी का मान कितना होगा। तो आपको बताना है कि क्योंकि भुजा एबी भुजा एसी के सर्वांगसम है, इसलिए भुजा एबी के सामने का कोण कौन है? सी। भुजा एबी भुजा के सामने कौन सा कोण है? सी। और एसी भुजा के सामने का कौन सा कोण है? बी। कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है। जैसे एबी भुजा के सामने का कोण निकालना, तो एबी को छुपा लीजिए। कौन सा अक्षर दिख रहा है? सी। एबी भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है? सी। और अगर आपको एसी भुजा का सम्मुख कोण पता करना है, एसी को छिपा लीजिए। एसी भुजा का सम्मुख कोण कौन हो जाएगा? बी। तो इस तरीके से अगर एबी और एसी ये दोनों भुजाएं सर्वांगसम है, तो एक एबी भुजा का सम्मुख कोण सी और एसी भुजा का सम्मुख कोण बी, ये दोनों कोण भी आपस में सर्वांगसम होंगे। अर्थात कोण बी सर्वांगसम होगा कोण सी के। इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। तो समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय में ध्यान रखिए, भुजा सर्वांगसम दी रहेगी और कोण सर्वांगसम हम अपने आप से ले लेंगे। लेकिन दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम, उसका उल्टा। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण सर्वांगसम हो तो उन कोणों की सम्मुख भुजाएं भी सर्वांगसम होती हैं। अर्थात त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी कोण सी के सर्वांगसम है, तो भुजा एबी भी भुजा एसी के सर्वांगसम होगी। ये देखिए, इसी डायग्राम में इसको भी समझिए कि अगर आपको कोई बोल देता है कि कोण बी कोण सी के सर्वांगसम है और एबी भुजा 5 सेमी है, तो बताओ एसी भुजा कितनी होगी। तो आप बोलो कि कोण बी अगर कोण सी के सर्वांगसम है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय के विलोम से भुजा एबी भुजा एसी के सर्वांगसम होगी। तो जब भुजा एबी भुजा एसी के सर्वांगसम होगी, तो अगर एबी का मान 5 सेमी है, तो एसी का मान भी कितना होगा? 5 सेमी। तो क्या फर्क हो रहा है, इसको माइंड में बैठाइए। कब हम बोलेंगे कि वो समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय है, और कब बोलेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम है। ध्यान से देखिए, इस समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम, दोनों में क्या फर्क है? इसमें भुजा सर्वांगसम दी रहेगी, तो हम अपने आप से ले लेंगे कि कोण भी सर्वांगसम होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय के विलोम में कोण सर्वांगसम दिया रहेगा, तो हम अपने आप से ले लेंगे कि भुजा भी सर्वांगसम होगी। मतलब जब भुजा सर्वांगसम दी रहेगी तो समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय लगाना है, जब कोण सर्वांगसम दिया रहेगा तो समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम लगाना है। उसके बाद आते हैं ये माध्यिका, ये आपने 8वीं में पढ़ा था। एक बार फिर से देखिए, त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु तथा उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को उस त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। आकृति में बिंदु डी यह भुजा बीसी का मध्य बिंदु है तथा रेख एडी माध्यिका है। इसको डायग्राम में समझिए जरा। एक त्रिभुज है एबीसी। इस त्रिभुज में ये आप क्या करिए कि किसी भी एक भुजा का मध्य बिंदु ले लीजिए। मध्य बिंदु आप समझते हैं ना, कि अगर हम यहाँ पे जैसे भुजा बीसी है, भुजा बीसी का मध्य बिंदु हमने डी लिया है,
मध्य बिंदु लेने का मतलब हुआ कि जितनी दूरी BD की होगी उतनी ही दूरी CD की होगी, मतलब BD बराबर होगा CD के, तो D क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। यहाँ देखिए ये निशान हमने जो समान का निशान बना दिया है, ऐसे एक लाइन इधर कट के एक लाइन इधर, ये बता रहा है कि BD पे जो निशान है वही CD पे निशान है, इसका मतलब BD जो है वह CD के बराबर है। और जब BD CD के बराबर हो गया तो D मध्य बिंदु हो गया। जब D मध्य बिंदु हो गया तो ये भुजा का जो मध्य बिंदु है इसको सम्मुख शीर्ष बिंदु से मिला दीजिए। सम्मुख शीर्ष बिंदु कौन है, BC भुजा का सम्मुख शीर्ष बिंदु कौन है, A से मिला दिया इसको, तो ये जो AD प्राप्त हो रही है इस AD को बोलते हैं माध्यिका। AD क्या है, माध्यिका है। तो त्रिभुज में भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो माध्यिका कौन है, AD। इसी तरीके से त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं। ऐसे अगर हम AC का मध्य बिंदु ले लें और उसको B से मिला दें तो ऐसे एक माध्यिका और प्राप्त होगी। और अगर हम AB का मध्य बिंदु ले लें और उसको C से मिला दें तो एक माध्यिका और प्राप्त होगी। इस तरीके से त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं प्राप्त होती हैं, 3 माध्यिकाएं। तो आगे पढ़िए जरा। त्रिभुज, किसी त्रिभुज में यह है माध्यिका का गुणधर्म। माध्यिका का गुणधर्म क्या है, किसी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं तथा तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं। संगामी का मतलब होता है एक ही साथ गमन करने वाली, अर्थात एक ही साथ जाने वाली, अर्थात एक ही बिंदु से जाने वाली। इसका मतलब तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से जाती हैं तो उसको बोलते हैं संगामी। इनके संगमन बिंदु को केंद्रक बोलते हैं। अब जहां जिस बिंदु से ये तीनों जाती हैं उस बिंदु को हम केंद्रक बोलते हैं और उसको G से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक त्रिभुज है ABC, इसमें तीनों माध्यिका खींचा गया है। एक माध्यिका है AD, दूसरा माध्यिका है BE, तीसरा माध्यिका है CF है। तीनों माध्यिका खींची गई है, माध्यिका AD, माध्यिका B, माध्यिका CF। अब देखिए तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होके जा रही हैं और जिस बिंदु पे तीनों माध्यिकाएं काट रही हैं, देखिए 1 2 3 तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पे काट रही हैं, तो इस बिंदु को बोलते हैं केंद्रक और इसको प्रदर्शित करते हैं G से। तो ये हो गया केंद्रक G। अब इसमें और एक खास बात होती है कि त्रिभुज का केंद्रक उस त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक G, ये क्या करता है, त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:1 के अनुपात में विभाजित करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए ये केंद्रक G है, ये इस रेखा, ये जो माध्यिका AD है इसके 2 भाग कर रहा है ना, G पे जाके 2 भाग वगैरह, एक ऊपर का भाग है AG, दूसरा नीचे का भाग है GD। तो जो ऊपर का भाग AG है उसका अनुपात 2 रहेगा और जो नीचे का भाग GD है उसका अनुपात 1 रहेगा। मतलब हमेशा जितनी लंबाई इसकी रहेगी उसका 2 भाग ऊपर AG रहेगा और नीचे 1 भाग रहेगा GD। तो ये ऊपर नीचे से नहीं समझ में आएगा। इससे सबसे बढ़िया तरीका है कि जिधर शीर्ष बिंदु है उस तरफ वाला भाग बड़ा होगा और भुजा की तरफ वाला जो भाग होगा वो छोटा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे AG जो है वो शीर्ष बिंदु की तरफ वाला भाग है और GD जो है वो भुजा BC की तरफ वाला भाग है। तो जो भुजा की तरफ वाला भाग है वो छोटा होगा, जो शीर्ष बिंदु की तरफ वाला भाग है वो बड़ा होगा, उसका अनुपात 2 होगा। शीर्ष बिंदु की तरफ वाले भाग AG का अनुपात 2 होगा और भुजा BC की तरफ वाला जो भाग GD है उसका अनुपात 1 होगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये माध्यिका BG अनुपाते GE, तो BG जो है वो शीर्ष बिंदु की तरफ वाला भाग है तो इसका अनुपात 2 होगा और GE जो है वो भुजा की तरफ वाला भाग है तो उसका अनुपात 1 होगा, तो 2:1। इसी तरीके से आप इस माध्यिका को बोल सकते हैं CG अनुपाते GF। तो CG का अनुपात कितना होगा, 2 और GF का अनुपात कितना होगा, 1। तो माध्यिका हमेशा 2:1, 2:1, 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ देखिए लिखा भी है कि त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं AD, BE और CF है। देखिए एक माध्यिका हो गई AD, दूसरी BE, तीसरी CF, जा करके बिंदु G पर प्रतिच्छेदित करती है, बिंदु G पर आके संगामी होती है, इसलिए बिंदु G को बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक कौन है, G है, तथा
एजी अनुपाते डीजी बराबर बीजी अनुपाते जी बराबर सीजी अनुपाते जीएफ बराबर 2:1। मतलब एजी अनुपाते जीडी बराबर 2:1, बीजी अनुपाते जी बराबर 2:1, सीजी अनुपाते जीएफ बराबर भी 2:1। तीसरा एक पॉइंट है कि समकोण त्रिभुज में, अब देखिए समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं कि जिसमें एक कोण कितना हो 90 अंश। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज PQR है, इस त्रिभुज PQR में देखेंगे तो ये कोण Q जो है वो 90 अंश है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में जहां पे 90 अंश बनता है उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये देखिए अगर यहाँ Q पे 90 अंश बन रहा है तो Q के सामने वाली भुजा जो PR है, इस PR को बोलेंगे कर्ण। तो ये जो माध्यिका होती है, कर्ण पे जो माध्यिका खींची जाती है, इस त्रिभुज में भी 3 माध्यिका खींच सकते हैं। एक माध्यिका Q से खींच सकते हैं, एक R से खींच सकते हैं, एक P से खींच सकते हैं। लेकिन जो कर्ण पर खींची गई माध्यिका होती है उसकी लंबाई कर्ण की आधी होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई कर्ण की आधी होती है। समकोण त्रिभुज PQR में रेख QS यह कर्ण की माध्यिका है। देखिए समकोण त्रिभुज PQR है, इसमें QS जो है कर्ण की माध्यिका है। तो QS का मान जो होगा इस कर्ण का आधा होगा, कर्ण PR का आधा। जैसे अगर कोई बोले कि कर्ण PR का मान 10 सेमी है तो बताओ QS का मान कितना होगा, तो उसका आधा कर देंगे, 10 का आधा, तो QS का मान कितना होगा? 5 हो जाएगा। अगर कोई बोले कि कर्ण PR का मान 6 सेमी है तो बताओ QS का मान कितना होगा, तो PR 6 सेमी है तो उसका आधा QS कितना हो जाएगा? 3 सेमी। तो यहाँ देखिए सूत्र है QS बराबर PR/2। PR/2 का मतलब PR का आधा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं QS बराबर 1/2 PR। 1/2 PR का मतलब क्या हुआ? PR का 1/2 मतलब PR का आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा, मतलब PR का आधा। तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों तरीका सही है। इसी पे अगर आप देखेंगे तो इसी पे डिपेंड है आपका प्रश्न संग्रह 3.3। प्रश्न संग्रह 3.3 जितने पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए इसी पॉइंट पे आपका डिपेंड है। तो जैसे देखिए अपना प्रश्न संग्रह 3.3 पहला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में दी गई जानकारी देखो, x तथा y के मान ज्ञात करो। इसी प्रकार कोण ABD तथा कोण ACD के भी माप ज्ञात करो। इसको मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं, वही चीज यहाँ पे किया गया है हल में। देखिए बहुत आसान है लेकिन लिखना जाता है। जैसे इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, एक ऊपर की तरफ त्रिभुज बन रहा है ABC और एक नीचे की त्रिभुज बन रहा है नीचे की तरफ DBC। देखिए 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ चलते हैं। त्रिभुज ABC में देखेंगे तो ये भुजा AB सर्वांगसम है AC के। कैसे पता चलेगा? क्योंकि AB भी ऐसे 2 लाइन से कट किया गया, AC भी ऐसे 2 लाइन से कट किया गया, मतलब जो निशान AB पे है वही निशान AC पे है। तो भुजा AB भुजा AC के बराबर है। तो आप समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से जानते हैं, त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। इसका मतलब अगर भुजा AB भुजा AC के बराबर इसमें बना हुआ है तो भुजा AB के सामने वाला एक कोण C, भुजा AC के सामने वाला एक कोण B, ये दोनों समान होंगे। लेकिन यहाँ पे कोण B और कोण C नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे 3 कोण बन रहा है, 1 2 और ये पूरा 3, इसलिए इसको 3 अक्षर से बोलना पड़ेगा। ये जो ऊपर वाला कोण है उसको बोलेंगे ABC। जहां कोण बनता है उसको बीच में बोलना है ABC। इस कोण को क्या बोलना है? ACB। मतलब भुजा AB भुजा AC के सर्वांगसम है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से कोण ABC कोण ACB के बराबर होगा। तो जब A 50 अंश है तो x का मान भी कितना हो जाएगा? 50 अंश। इसी तरीके से नीचे वाले त्रिभुज में भी सेम, ये देखिए DB बराबर है DC के। जो निशान DB पे बना है वही DC पे बना है, मतलब भुजा DB सर्वांगसम है DC के। जब भुजा DB DC के सर्वांगसम है तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण Y, मतलब Y को आप 3 अक्षर से बोलोगे तो कोण DCB बोलोगे, और ये 60 अंश वाले कोण को बोलोगे कोण DBC। जहां कोण बन रहा है उसको बीच में बोलना है। तो इसका मतलब जब ये दोनों भुजाएं सर्वांगसम है तो इन भुजाओं के सामने के कोण भी सर्वांगसम होंगे। तो कोण DCB सर्वांगसम होगा कोण DBC के, मतलब y का मान कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। ये 60 अंश है तो y का मान भी कितना हो जाएगा? 60 अंश। इस तरीके से आपको x का मान मिल गया 50 अंश, y का मान मिल गया 60 अंश,
तब हमें इसमें क्या बोला, हमें ये पूरा मान बोला है, ए बी डी, ये पूरा कोण बोला है। तो ये पूरा कोण कैसे आप निकाल सकते हो, ये देखिए इसका मान कितना आ गया 50 अंश और इसका कितना आ गया 60 अंश। तो 50 अंश और 60 अंश दोनों जोड़ देंगे, जब दोनों कोण जोड़ देंगे तो ये पूरा अपने को पता चल जाएगा, पूरा कोण ए बी डी। इसी तरीके से ए सी डी निकालना है, तो ये 50 अंश है और ये वाई है, तो वाई का मान 60 आया हुआ है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा कोण ए सी डी पता चल जाएगा। ध्यान से देखिए, ये पूरा कोण आपको निकालना है। यहां से देखिए ए बी डी, ए बी डी का मतलब ये पूरा, तो x का मान 50 आ गया तो 50 और 60 जोड़ दीजिए तो पूरा कोण ए बी डी पता चल जाएगा। ऐसे y का मान 60 आ गया तो 60 और 50 जोड़ दीजिए तो पूरा कोण ए सी डी, पूरा कोण ए सी डी पता चल जाएगा। यही इसमें किया गया है। दूसरा देखेंगे तो